एपिसोड 159 आमना सामना। सभी प्रत्युष को घेर के खड़े थे कि प्रत्युष अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बेगुनाह दिखाते हुए बोला, हाँ, मैं यहाँ आया पर शायद मैंने हाथ गलती से रख दिया होगा। रिधिमा झल्लाते हुए बोली, अच्छा तो तुम इतनी रात को इस लैब के पास क्या कर रहे थे? प्रत्युष शौक होने का नाटक करते हुए बोला, इसके अंदर लैब है। रिधिमा तिरछी मुस्कुरा दी और बोली, नाटक बंद करो। प्रत्युष भी रिधिमा को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखते हुए बोली, शायद तुमको कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अभी आया हूँ, तो मुझे नहीं पता था इस डोर के पीछे लैब है। रिधिमा, ओ रियली, तो तुम ये डोर देखने आए होगे है ना? प्रत्युष, हाँ, मैं ये डोर देख रहा था। सभी की आईब्रो तन गई। प्रत्युष आगे बोला, मैं बस अपने रूम में जा रहा था लेकिन इतने सारे रूम्स में मुझे अपना रूम याद नहीं रहा, तभी इस डोर पर नजर गई तो मैं शॉक हो गया। रिधिमा हंसने का नाटक करते हुए बोली, हाँ, इस डोर पर तो अलादीन का जीन चिपका है जो तुम देख के शॉक हो गए। प्रत्युष गहरी सांस लेकर बोला, अलादीन का जीन तो नहीं पर सेम टू सेम कलर, डिजाइन एंड मटेरियल का डोर मैं पहले भी देख चुका हूँ। बस हुबाहू चीजें देख के थोड़ा शॉक हो गया। रिधिमा, ओ नौटंकी, थोड़ी अच्छी एक्टिंग सीख के आओ, ये नर्सरी क्लास वाली एक्टिंग से दाल नहीं गलेगी। प्रत्युष कुछ बोलता उससे पहले इस बार अधिप आगे आया और सभी बॉडीगार्ड को जाने का बोल दिया। रिधिमा शॉक हो गई लेकिन प्रत्युष मन में मुस्कुरा दिया। अधिप प्रत्युष के पास आया और बोला, तुमने ऐसा डोर पहले कहाँ देखा? प्रत्युष, लंदन में मेरा एक दोस्त है जो डॉक्टर है, उसके घर गया था एक बार, तो वहाँ ऐसा डोर देखा था। अधिप, दोस्त का नाम? प्रत्युष, रिचर्ड। अधिप, कैसा दिखता था? प्रत्युष, इंडियन ही है, बस उसके पेरेंट्स काफी टाइम से लंदन में थे तो उसका नाम वही के हिसाब से रखा। अधिप, उसका फेस याद है? प्रत्युष, हाँ। अधिप, उसका स्केच बनवाने में हेल्प कर सकते हो? प्रत्युष, हाँ, पर हुआ क्या? अधिप, बाद में बताता हूँ। अधिप ने फिर जन्य को इशारा किया तो जन्य ने तुरंत कॉल करके एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया। लेकिन इन सब में आधी रात निकल चुकी थी और अब सुबह हो गई थी। और जब तक स्केच आर्टिस्ट आने वाला था सभी अपने रूम में चले गए थे। प्रत्युष थोड़ा टेंशन में था, उसने बचने के लिए आधा सच भी बोल दिया था। घबराहट में उससे कुछ झूठ सुझा ही नहीं। लेकिन गुस्से में तो रिधिमा भी थी। वो अधिप से बात करना चाहती थी लेकिन अदा अधिप की गोद में ही सो गई थी, इसलिए अधिप को रूम में जाना पड़ा और रिधिमा को बात करने का मौका नहीं मिला। रिधिमा भी झल्ला के अपने रूम में आ गई। जन्य भी आया और रिधिमा को गुस्से में देख के बोला, क्या हुआ तुमको? रिधिमा चिल्लाते हुए बोली, तुम सब के सब अंधे हो क्या? दिखता नहीं है वो झूठ बोल रहा है। जन्य, वो हमारा दोस्त है, झूठ नहीं बोलेगा। रिधिमा, क्या सबूत है वो तुम्हारा दोस्त है? चीफ भी तो भेष बदल के आ सकता है। जन्य, चीफ को वो बातें नहीं पता जो प्रत्युष को पता है और ये सबूत है वो हमारा दोस्त है। रिधिमा, तुम पागल हो गए हो, तुमको दिख नहीं रहा? वो दोस्त के भेष में दुश्मन है हमारा और हमारे घर के अंदर है। हमको अभी कुछ एक्शन लेना होगा, कहीं वो अपनी चाल ना चल दे। जन्य रिधिमा को समझाते हुए बोला, तुमने ही कहा था ना, हर किसी को शक की नजरों से देखना गलत है। रिधिमा दांत पीसते हुए जन्य से बोली, तुम सच में कुकुर हो, अंधे कहीं के। जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर करते नहीं हो, जिस पर नहीं करना चाहिए उस पर आंखें बंद करके करते हो। जन्य को भी गुस्सा आ गया, वो भी चिल्लाते हुए बोला, इनफ, तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलोगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिधिमा, अच्छा तो क्या करोगे, मारोगे? जन्य गुस्से में बोला,
रिधिमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। रिधिमा, हाँ हो गया है। हमारा दुश्मन हमारे सामने है और हम उसकी पैर पुजाई कर रहे हैं। ठोक देते हैं उसको। 4 पड़ेंगे तो अपने आप बता देगा। चीफ कहाँ है? जन्य चिल्लाते हुए बोला, इनफ, वो हमारा दोस्त है। रिधिमा भी गुस्से में बोली, तुम्हारा मुंह इनफ और दोस्त वो तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। तुम दोस्ती निभाओ, मैं आज उसका सफाया करके रहूंगी। रिधिमा गुस्से में बाहर जाने लगी तो जन्य ने उसको पीछे से पकड़ के रोक लिया। रिधिमा चीखते हुए मचलने लगी। प्रत्युष रूम के बाहर सब सुन रहा था। रिधिमा की बातें सुन के प्रत्युष गुस्से में आ गया और अपने फोन से चीफ को कॉल करके बोला, अभी टीम को भेजो, मैं अभी अदा को उठा रहा हूँ। चीफ बोला, नहीं अभी नहीं, हमने रात का प्लान किया था। प्रत्युष, और मैंने प्लान चेंज कर दिया। मुझे पता चल चुका है जन्य की हिडन टीम कब एक्टिव होती है। पूरे घर में बटन लगे हैं, उनके प्रेस होने पर ही टीम आएगी। मैं अभी सारी बटन डिफ्यूज करने जा रहा हूँ। अभी स्केच आर्टिस्ट आ रहा है, उस टाइम डोर ओपन होंगे, वही सही टाइम होगा अटैक करने का। हमारे लोग उस टाइम अंदर घुस सकते हैं। अदा ठीक हो गई है, बस उसका एक डोज बाकी है। अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, सबको मार देंगे। चीफ, नहीं, तुम जोश में होश खो रहे हो। प्रत्युष, होश और जोश बहुत सालों से संभाल के रख लिया, अब बारी आई है तबाही मचाने की, उस आधिप से अपनी माँ की मौत का बदला लेने की। पहले अधिप को मारूंगा, फिर उसके बाप को। चीफ, नहीं, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। प्रत्युष, तुम टीम भेज रहे हो कि मैं अकेले इन सब को मार दूं? तुम जानते हो मैं ऐसा चुटकी बजाते कर सकता हूँ। चीफ हड़बड़ी में बोला, नहीं, तुम अकेले कुछ मत करना, मैं भेजता हूँ टीम को, बी केयरफुल। प्रत्युष ने हम्मम बोल के कॉल कट कर दिया और अपने रूम में आया और अपने बैग से कुछ केमिकल की बोतलें निकलने लगा। प्रत्युष बहुत गुस्से में था और उसके रडार पर रिधिमा थी। सबसे पहले वो उस 2 कौड़ी की रिधिमा के परखच्चे उड़ाएगा। अगर रिधिमा उसको ना पकड़ती या फिर ये सब रायता नहीं फैलता तो वो अधिप और बाकी के दोस्तों ऐसी मौत देता कि उनकी रूह कांप जाती। लेकिन अभी उसे बस ऐसे ही सभी को नॉर्मल सी मौत देकर अदा को लेकर जाना पड़ेगा। प्रत्युष ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, सभी अपने रूम में थे। तब तक प्रत्युष ने सारे इमरजेंसी बटन ढूंढ के ऑफ कर दिए थे। बाहर भी चीफ की टीम आ चुकी थी और बाहर बॉडीगार्ड को ढेर भी कर चुकी थी। आर्टिस्ट के लिए डोर ओपन हुआ था क्योंकि उसको एक स्पेशल एंट्री कार्ड दिया था। उसके जरिए चीफ की टीम भी घर के अंदर इंटर हो चुकी थी। घर के अंदर बस मेन जगह पर कैमरे लगे थे जिसको प्रत्युष ने कवर कर दिया था। ये सब इतनी सफाई से हुआ कि किसी को खबर तक नहीं हुई। प्रत्युष भी लैब के पास आया और डोर ओपन करके लैब के अंदर कुछ ढूंढने लगा। कुछ ही समय बाद सभी अपने रूम से बाहर आए। दिशा और अदा रूम में ही थी। अधिप, जन्य, तनय और रिधिमा हॉल में आए तो हॉल में एक आदमी डरा हुआ खड़ा था। अधिप को अपने आसपास कुछ गलत होने की शंका हुई। जन्य तुरंत उस आदमी के पास आया और बोला, तुम तो वो आर्टिस्ट हो ना जिसको मैंने बुलाया था, पर तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उस आदमी के पसीने छूटे हुए थे, वो कुछ भी बोलने की कंडीशन में नहीं था। उसने अपने सामने इतने बॉडीगार्ड को मारते देखा था। वो बार बार अपनी नजरें इधर उधर घुमा रहा था। वो डर से वहां छुपे चीफ के आदमियों को देख के घबरा रहा था। जन्य उस आदमी की नजरें पड़ चुका था। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली कि तभी एक गोली पीछे से आई और उस आदमी के सिर के आर पार हो गई। सभी चौंक गए। वो आदमी मर के नीचे गिर पड़ा। सभी ने उसके पीछे खड़े इंसान को देखा तो सभी की हैरानी और बढ़ गई। एक आदमी ऊपर से पीछे तक काले कपड़े पहने, फुल फेस, काला मास्क लगाए खड़ा था। वो मास्क मैन था।
मास्क मैन सभी के सामने सोफे पर आके बैठ गया और पैर के ऊपर पैर डाल के पैर हिलाते हुए एक भारी आवाज में बोला, आज आमना सामना हो ही गया। सभी सीरियस हो गए, सबको लगा ये चीफ है कि तभी मास्क मैन ने अपनी गन से इशारा किया तो वहां छुपे उसके आदमी बाहर आए और रिधिमा के बाल पकड़ के उसके पैरों पर मारा, जिससे रिधिमा अपने घुटनों पर आ गई। रिधिमा के मुंह से चीख निकल गई थी। बाकी सब भी रिधिमा की तरफ चीखते हुए बढ़े कि मास्क मैन ने रिधिमा के हाथ में गोली चला दी। रिधिमा चीख पड़ी। बाकी सब हैरान हो गए। मास्क मैन बोला, उसके पास जाने की गलती मत करना, वरना भेजा उसका यही फैला हुआ मिलेगा। मास्क मैन के आदमी ने रिधिमा के सिर पर गन को और गाड़ा दिया। सभी गुस्से में मास्क मैन को देखने लगे तो मास्क मैन मास्क के पीछे से मुस्कुरा दिया और अपने आदमियों से बोला, उठा के लाओ अदा को। अधिप, जन्य, तनय और रिधिमा सभी सुन्न से पड़ गए। क्या मास्क मैन ले जाएगा अदा को? कैसे अधिप बचाएगा अदा को? या कोई आएगा उनकी मदद को? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, और पार्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। आई नो अभी कुछ दिनों से पार्ट समय से नहीं आ रहे, वो मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रखी है, जिसकी वजह से लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। आई होप आप अपना प्यार बना के रखेंगे। एपिसोड 160, मैं जीत चुका हूँ। मास्क मैन ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा, उठा के लाओ अदा को। तो 6 आदमी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए कि जन्य ने तुरंत पलक झपकते ही 2 को सिर पर गोली मार दी। मास्क मैन मुस्करा दिया और उसने जन्य के हाथ पर गोली मारी, जिससे जन्य के हाथ की गन छूट के नीचे गिर गई। उसके हाथ से खून बहने लगा। जन्य अपना हाथ पकड़ के गुस्से में मास्क मैन को देखने लगा तो मास्क मैन ने फिर अपने आदमियों को इशारा करते हुए कहा, किसका वेट कर रहे हो, उठा के लाओ उसे। बहुत दूर लेकर जाना है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। बोलते हुए मास्क मैन उठ के जन्य के पास तक आ गया था। जन्य ने मास्क मैन को देखते हुए कहा, क्या कायरो के जैसे छुप के लड़ रहे हो? इतनी ही हिम्मत है तो फेस दिखाओ अपना। मास्क मैन हंस दिया और बोला, ये बच्चों जैसी बातें तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती। गेम में बस हार और जीत मायने रखती है और मैं जीत चुका हूँ। जन्य, हार और जीत का फैसला तब होगा जब लड़ाई बराबर से होगी। मास्क मैन, बात तो सही कही तुमने, मैं भी तुम मोहरों के साथ क्या खेल रहा हूँ। तुम सब तो मेरे लेवल के स्टार्टिंग पॉइंट तक भी नहीं आते। जन्य, किसका क्या लेवल है पता चल जाएगा, अगर तुम ये छुप के खेलना छोड़ के सामने से 2-2 हाथ करो तो। मास्क मैन जन्य का शोल्डर दबाते हुए बोला, सॉरी, उसके लिए तुमने मौका गवा दिया। आज मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अपने दुश्मन को दूसरा मौका देता नहीं। मरना तो तुमको अभी पड़ेगा। जन्य, तो तुम मारोगे मुझे? मास्क मैन हंस दिया और बोला, पता है तुम्हारा खून बहुत गर्म है, पर इतनी गर्मी भी अच्छी बात नहीं है। सीखो अपने दोस्तों से कैसे शांत है, समझ चुके हैं, अब बचना मुश्किल है। जन्य ने अधिप और तनय की तरफ देखा जो शांति से खड़े थे। तब तक मास्क मैन के लोग अदा के रूम तक पहुंच गए और डोर तोड़ के अंदर जाने लगे। मास्क मैन ने एक नज़र ऊपर देखा और गन जन्य के सिर पर रख के बोला, टाइम ओवर। जन्य हल्का सा मुस्कुरा दिया। मास्क मैन कुछ समझता या फिर जन्य पर गोली चलाता, उससे पहले अदा के रूम से गोलियां चलने की आवाज आई। मास्क मैन ने ऊपर देखा तो अदा के रूम से बॉडीगार्ड की पूरी 50 से 60 लोगों की टीम बाहर आई और नीचे जितने भी मास्क मैन के आदमी थे सभी के ऊपर गोलियों की बारिश करने लगे। मास्क मैन शॉक हो गया। मास्क मैन ऊपर देख रहा था, तभी जन्य ने मौका पाके मास्क मैन का हाथ मोड़ के उसके हाथ से गन छीन के उसके सिर पर रख ली।
मास्कमैन ने अपने हाथ ऊपर कर लिए, उसके सारे आदमी मारे जा चुके थे। अधिप ने रिधिमा को उठा के खड़ा किया और बोला, आई यू ओके? रिधिमा मुस्करा के अपना हाथ झटकते हुए बोली, सॉलिड बॉडी शूट बनाया है, गोली हाथ में घुसी तो नहीं, पर थोड़ा क्वालिटी पर और ध्यान दीजिए, गोली के फोर्स से हाथ अभी तक सुन्न पड़ा है। अधिप रिधिमा के सिर पर मारते हुए बोला, तुम्हारी डिमांड कभी कम नहीं होती ना? रिधिमा मुस्कुरा के बोली, मेरी डिमांड आपको फुर्सत से बताऊंगी, अभी जो बकरा फंसा है उसकी बलि कैसे देनी है उस पर विचार करते हैं। मास्कमैन शॉक में रिधिमा को देख रहा था तो जन्य मास्कमैन के सिर पर गन का पिछला हिस्सा मारते हुए बोला, क्या घूर रहा है? मास्कमैन थोड़ा लड़खड़ा सा गया। तनय ने फिर जन्य से कहा, मत मार बेचारे को, ये दुश्मन को मौका नहीं देता, पर हम बराबर देते हैं। इतने समय से इस चूहे ने नाक में दम किया हुआ था, जरा बैठाओ इसको, थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं, फिर मेहमान नवाजी भी कर देंगे। अब बेचारा चूहा पिंजरे से बाहर जाएगा ही कहाँ? जन्य और अधिप मुस्कुरा दिए। जन्य ने मास्कमैन का कॉलर पकड़ा और उसको खींचते हुए सोफे तक लाया और जमीन पर धक्का देकर खुद सोफे पर बैठ गया और अधिप की तरफ देख के बोला, भाई उसको गोली नहीं लगी पर मुझे लगी है, खून भी असली का बह रहा है, मेरी चिंता भी कर ले। रिधिमा अधिप के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों तुमको जलन हो रही है? गुरुजी मेरी ज्यादा केयर करते हैं ये देख के। रिधिमा बोल रही थी कि अधिप ने उसको नजरें तिरछी करके देखा और उसका हाथ अपने कंधे से हटा के बोला, मैडम थोड़ा दूरी बना के रखे, वरना तुमको पंखे से उल्टा लटकाते हुए बिल्कुल दया नहीं आएगी। रिधिमा ने मुंह बना लिया तो जन्य हंसते हुए बोला, देख लिया कितनी केयर है तुम्हारे गुरुजी को तुम्हारी। रिधिमा एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, तुम पुराने दोस्त हो ना, इसलिए प्रायोरिटी तुमको दे रहे हैं गुरुजी, ताकि तुमको बुरा फील ना। जन्य, ओ रियली? इस बार तनय बोला, अरे भाइयों और बहनों, अखाड़ा बाद में खोल लेना, इस चूहे ने वैसे ही रात खराब कर दी, अब तुम लोग दिन भी खराब कर दो, बता रहा हूँ। ना सोने की वजह से अगर मेरे डार्क सर्कल हुए तो सबके फेस पर परमानेंट ब्लैक पेंट पोत दूंगा। सभी शांत हो गए तो तनय अपनी व्हील चेयर कंट्रोल करके जमीन पर पड़े मास्कमैन के पास आया और बोला, सॉरी मेरे घर में बहुत ही लड़ाकू लोग हैं, चलो अभी सीधा पॉइंट पर आते हैं, अब तुम मास्क निकलोगे कि मुंह तोड़ दे तुम्हारा? तनय ने मास्कमैन के फेस से मास्क निकलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि प्रत्युष वहां आया और बोला, ये क्या हुआ? सभी प्रत्युष को देखने लगे। प्रत्युष फिर मास्कमैन की तरफ देखते हुए बोला, ये कौन है और इतने सारे बॉडीगार्ड, क्या हुआ, सब ठीक तो है? बोलते हुए प्रत्युष मास्कमैन के बिल्कुल पास आ गया था। मास्कमैन जानता था अभी क्या करना है, इसलिए उसने प्रत्युष का पैर पकड़ के गिरा दिया और प्रत्युष की ही बैग से गन निकाल के उसके सिर पर रखते हुए बोला, अदा को लेकर आओ वरना तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। अधिप, रिधिमा और तनय सभी ने अपने हाथ बांध लिए। फिर अधिप आगे आया और बोला, हो गया तुम दोनों का नाटक। प्रत्युष अधिप को देखते हुए बोला, अधिप ये क्या बोल रहे हो, ये मुझे मार देगा। अधिप बेफिक्री से बोला, अगर ये नहीं मारेगा तो मैं मार दूंगा। प्रत्युष शौक होने का नाटक करते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरी दोस्ती का ये सिला दोगे? अधिप चीड़ के बोला, ओ जस्ट सटअप, मेरे साथ ये नौटंकी ना ही करना तो अच्छा होगा, वरना तुम बहुत अच्छे से जानते हो मुझे, तुमको एक पूरे दिन झेला ताकि इस चीफ को जाल में फंसा सके, अभी मुझसे तुम्हारी ये नौटंकी और बर्दाश्त नहीं होगी। प्रत्युष शौक हो गया। जन्य भी प्रत्युष को देख के बोला, शौक क्या हो रहे हो, नाटक क्या तुम ही कर सकते हो? प्रत्युष जन्य की तरफ देखने लगा। जन्य आगे बोला, जब तू अचानक से मिला तो ऐसा लगा सालों पुरानी खोई चीज वापस मिल गई, लेकिन तूने जो घटिया बातें की उससे यकीन हो गया,
तू शायद एक गलती था हम सब की, तुझसे दोस्ती करके सांप पाला हमने, तुझे क्या लगा तू मेरी वाइफ और मेरे दोस्त के बारे में बकवास करेगा और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा। मन तो उसी समय था तेरा मुंह तोड़ने का, फिर सोचा कभी कभी बड़ी छलांग लगाने के लिए पीछे हटना पड़ता है। तुझे क्या लगा तूने घर की सारी इमरजेंसी बटन बंद कर दी, हमें पता नहीं चला? हमने तुझे सब करने दिया, हमने तुझे उकसाया ताकि तू इस चूहे को बुलाए। हमने तुझे एंट्री पास दिया ताकि ये चूहा बिल के अंदर आ सके। हर बार हम इसके फैलाए जाल में फंसते थे, इस बार इसको अपने पास लाना था। बहुत हो गया ये सब, अब बस। प्रत्युष हैरानी से जन्य को देख रहा था कि जन्य डेविल स्माइल के साथ बोला, राहुल खड़े हो जाओ, जाओ मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। तभी वो आदमी जो स्केच आर्टिस्ट बन के आया था वो खड़ा हो गया। उसके सिर से मास्क लटक के उसके अंदर के तार दिख रहे थे। हाँ, ये वो लड़का राहुल था जो अदा से आइसक्रीम पार्लर में बात कर रहा था। और वो एक रोबोट था। अदा ने उस दिन विशाल से एक लड़के जैसा दिखने वाला रोबोट मांगा था, क्योंकि अदा किसी लड़के को जानती नहीं थी जिसको वो अपना दोस्त बना सके और अधिप को जला सके। विशाल पहले भी अदा जैसा रोबोट बना चुका था, इसलिए अदा के दिमाग में ये आइडिया आया था। और फिर अधिप और अदा के बीच सब ठीक हो गया। और जब रात में अदा को नींद नहीं आ रही तो वो अधिप के पास आई थी, तो चीड़ के बातों बातों में अदा ने अधिप को रोबोट राहुल के बारे में बता दिया था। पहले तो अधिप को अदा के ऊपर हैरानी हुई, फिर अपनी ही बेवकूफ़ी के ऊपर हंसी आने लगी। लेकिन अदा की रोबोट वाली बातों से अधिप को आइडिया आ गया था कि कैसे प्रत्युष के जरिए चीफ को बुलाना है। और उसने अपने रूम में रह के सभी को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेकर सारा प्लान बना लिया था। क्योंकि जन्य ने प्रत्युष के ऊपर उसको शक है, ये बात पहले ही अधिप से कर ली थी। फिर प्रत्युष ने लगातार अदा के बारे में अधिप से सवाल किए, तो अधिप का शक यकीन में बदल गया कि प्रत्युष चीफ का भेजा आदमी है। अधिप ये भी जानता था कि प्रत्युष अगर इतने सवाल कर रहा है तो एक बार लैब तक जरूर जाएगा। इसलिए अधिप ने रिधिमा को भेजा और ये सब नाटक हुआ। बाहर सभी बॉडीगार्ड ने सूट पहना हुआ था तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। लेकिन जो आर्टिस्ट आता वो मारा जाता, इसलिए किसी इंसान की जगह एक रोबोट बुलाया और जैसा उन्होंने प्लान सेट किया सब वैसा ही हुआ। मास्क मैन उनके जाल में फंस चुका था। अधिप फिर जन्य के पास आके बैठ गया और गन लोड करते हुए बोला, तो अब तुम बताना शुरू करोगे कि क्यों अदा को ले जाना चाहते हो, कि मैं अपने तरीके से सच निकलवाऊं? प्रत्युष हंस दिया और बोला, बहुत अच्छा प्लान किया, सच में कबीले तारीफ है। अधिप ने सीधा प्रत्युष के शोल्डर पर गोली मार दी और बोला, मुझे बकवास में इंटरेस्ट नहीं है, पर एक बात बोलना चाहूंगा। पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे बस एक बार बोल देते, दुश्मन से मिलने की क्या जरूरत थी? प्रत्युष हंस दिया और बोला, दुश्मन डॉट क्या सच में तुमको लगता है ये सब मैंने पैसों के लिए किया? पैसे डॉट तुम तीनों के पास मिलके जितना पैसा नहीं होगा ना, उससे कहीं ज्यादा मैं पैसों से खेलता हूँ। तनय गुस्से में प्रत्युष को देखते हुए बोला, तो फिर क्यों इस चीफ से मिल गए? प्रत्युष ने तनय की तरफ देखा और बोला, तुमको ऐसा लगता है मैं चीफ से मिलूंगा? तनय ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। प्रत्युष बोला, ये मेरी टीम है, मेरी बनाई टीम के मेंबर, ताकि तुम सबको एक दर्दनाक मौत दे सकूं। जन्य प्रत्युष को घूरते हुए बोला, दर्दनाक मौत तो मैं तुमको दूंगा। प्रत्युष, तुम दोगे ओ रियली? तुम सब मेरे आगे कुछ नहीं हो। अधिप ने गुस्से में प्रत्युष के दूसरे शोल्डर पर गोली चला दी और बोला, बकवास नहीं, अदा क्यों चाहिए तुमको वो बताओ। प्रत्युष के मुंह से चीख निकल गई। पास बैठे मास्क मैन ने प्रत्युष को उंगलियों से कुछ इशारा किया तो प्रत्युष ने उसको अभी शांत रहने को कहा।
अधिप ने दोनों को इशारे में बात करते देखा तो प्रत्युष का पैर खींच के अपने पास लाया और उसका मुंह पकड़ के दबाते हुए बोला, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम लोग अदा के साथ क्या करने वाले थे? प्रत्युष अधिप को घूरते हुए बोला, अदा जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा बाप नहीं। अधिप थोड़ा शॉक हो गया। तभी एक आदमी गिरीश जी को व्हील चेयर पर बैठाए धक्का देते हुए अंदर लाया। उसने गिरीश जी के सिर पर गन रखी हुई थी। गिरीश जी को देख के अधिप ने प्रत्युष को छोड़ दिया और बोला, पापा। प्रत्युष मुस्कुरा दिया। मास्क मैन तुरंत उठ के प्रत्युष के पास आया और अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बैग निकाली जिसमें एक छोटा सा इंजेक्शन, छोटा सा चाकू और दवा और पट्टी थी। मास्क मैन ने पहले इंजेक्शन निकल के प्रत्युष की गोली लगी जगह पर लगा दिया। फिर उसने चाकू निकाल के प्रत्युष के दोनों शोल्डर से गोली निकाली और उसमें कुछ दवा लगा के पट्टी चिपका दी। मास्क मैन ने ये बस 5 मिनट के अंदर कर दिया। सभी हैरान थे। क्या मास्क मैन और सबकी नजरों में चीफ इतना परफेक्ट डॉक्टर था? बिना पलक झपकाए, बिना ये सोचे कि कैसे गोली निकाले, इंस्टेंट ट्रीटमेंट। प्रत्युष ने सभी के उड़े रंग देख के बोला, तो बताओ पहले तुमको मारूं कि तुम्हारे बाप को? मास्क मैन वही प्रत्युष के पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। एपिसोड 161, तो तुम चीफ हो। गिरीश जी को देख के अधिप शॉक हो गया था, लेकिन उससे ज्यादा शॉक वो मास्क मैन के ट्रीटमेंट को देख के हो गया था। इतनी जल्दी तो मैगी बनाने के लिए पानी भी नहीं उबलता जितनी जल्दी मास्क मैन ने प्रत्युष का इलाज कर दिया था। सभी को शॉक में देख के प्रत्युष एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ये बस एक नमूना है। ये जैसे इलाज कर सकता है वैसे ही लोगों की बॉडी फाड़ भी सकता है, और उसमें भी इसको टाइम नहीं लगता, तो मेरा टाइम भी बर्बाद मत करो, अदा को लेकर आओ। अधिप के जबड़े सख्त हो गए। प्रत्युष ने फिर अपना सिर ऊपर करके मास्क मैन की तरफ देखा तो मास्क मैन ने तुरंत अपनी पॉकेट से एक छोटी सी केमिकल से भरी बोतल निकाल ली और गिरीश जी की तरफ निशाना लगा दिया। अधिप की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन तनय ने तुरंत पिलो उठा के उस बोतल पर मारी जिससे बोतल की दिशा बदल गई और वो दूर जमीन पर गिरी और जमीन पर गिरते ही वो बोतल टूट के उससे केमिकल बाहर आया और उतनी जगह जल के चटक गई। सभी के दिल में धक सी हो गई। अगर बोतल गिरीश जी को लग जाती तो गिरीश जी। सभी फिर सदमे में थे कि प्रत्युष बोला, अभी तो और शौक लगेंगे। सभी प्रत्युष को देखने लगे। अब सबके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या प्रत्युष चीफ है? क्योंकि जिस मास्क मैन को वो चीफ समझ रहे थे वो तो बॉडीगार्ड बन के प्रत्युष के पीछे खड़ा है। लेकिन अभी उन सबकी जान गिरीश जी में फंसी थी क्योंकि वो बंदूक की नोक पर थे। प्रत्युष फिर बोला, अदा को तुम लेकर आओगे कि मैं खींच के लाऊं? अभी कोई रास्ता नहीं था तो अधिप ने रिधिमा को इशारा किया। रिधिमा अदा को लेने चली गई। तो प्रत्युष फिर बोला, अपने बॉडीगार्ड को सारे हथियार यही छोड़ के बाहर जाने को बोलो। अधिप ने सभी को इशारा किया तो सभी ने अपने हथियार एक जगह रखे और बाहर चले गए। मास्क मैन आगे आया और सभी हथियार के ऊपर केमिकल डाल दिया। सारे हथियार वही पिघल गए। तनय, अधिप और जन्य चुपचाप अपना खून जलाते हुए तमाशा देख रहे थे। वो पहले से जानते थे चीफ केमिकल से खेलने वाला इंसान है। ये कुछ नया नहीं है। मास्क मैन ने फिर मेन डोर को लॉक किया और उसके ऊपर भी केमिकल की बोतल लगा दी। अगर किसी ने बाहर से डोर तोड़ के अंदर आने की कोशिश की तो बोतल नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाएगी और सभी मर जाएंगे। रिधिमा भी अदा को लेकर आ गई। अधिप की धड़कनें बढ़ी हुई थी और दिमाग घोड़े की रफ्तार से ये सोचने में भाग रहा था कि कैसे सब कुछ अपने कंट्रोल में लिया जाए। ना वो अदा को जाने दे सकता है, ना ही अपने दोस्तों या अपने पापा को कुछ होने दे सकता है। वही हाल वहां मौजूद सभी लोगों का था। सब अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कैसे बाजी पलटे।
लेकिन प्रत्युष अदा को देख के खुश हो गया और उसको हाथ के इशारे से अपने पास बुलाने लगा। रिधिमा ने अदा को जाने का इशारा किया। अदा प्रत्युष के पास आके खड़ी हो गई। वो सो रही थी और अभी आधी नींद में थी। ऊपर से सबके फेस देख के समझने की कोशिश कर रही थी आखिर हुआ क्या। ऊपर से मास्क मैन को देख के उसको अजीब ही फीलिंग आ रही थी। अदा प्रत्युष के पास आई तो प्रत्युष ने उसका हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठा लिया। अदा की नजर जैसे प्रत्युष के कपड़ों पर गई तो वो बोली, अरे आपके कपड़ों में खून लगा है, आपको चोट आई है। प्रत्युष मुस्कुरा के बोला, हाँ बस थोड़ी सी, जल्द ही ठीक हो जाएगी। अदा, ओ आपने ने दवा ली? प्रत्युष, अभी नहीं, तुम चलो मेरे साथ, तुम दवा दे देना मुझे। अदा मासूमियत से बोली, पर मुझे दवा बनानी नहीं आती, वो बॉस को आती है। प्रत्युष अदा को देखते हुए बोला, तुमको सब आता है, तुम अपने बॉस से 10 गुना अच्छी दवा बना सकती हो। अदा खुश हो गई और बोली, सच्ची? प्रत्युष, हाँ चलो मेरे साथ, मैं तुमको दोबारा से सब याद दिला दूंगा। सभी हैरानी से प्रत्युष की बातें सुन रहे थे। प्रत्युष खड़ा हुआ और अदा का हाथ पकड़ के खड़ा करते हुए बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हारी जगह ये नहीं है, अब तुम्हारा सही जगह, जहां से तुम आई थी वहां जाने का वक्त आ चुका है। अदा अधीप से अच्छी दवा बना लेती है, जितनी कड़वी दवा अधीप ने उसको पिलाई अब वो भी दवा बना के अधीप को पिलाएगी और पूछेगी, अब मजा आया, अब जबरदस्ती पिलाओगे दवा? सोचते हुए अदा खुश थी और उसकी नजरों में प्रत्युष सबका दोस्त था तो वो प्रत्युष के साथ जाके दवा बनाना याद करके वापस आ जाएगी। अदा सब सोच के प्रत्युष के साथ जाने को रेडी हो गई। अधीप तुरंत अदा को रोकने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उस आदमी ने गिरीश जी के सिर पर गन और गड़ा दी और मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अधीप को मजबूरी में रुकना पड़ा। सभी की आंखें गुस्से में जल रही थी। प्रत्युष ने सभी को एक नजर देखा, फिर अदा का हाथ पकड़ के मास्क मैन के शोल्डर पर हाथ रख के बोला, अच्छे से सबका सफाया करके मिलो मुझे। मास्क मैन ने अपना सिर हिला दिया। प्रत्युष अदा को लेकर आगे बढ़ गया कि अदा 2 कदम चल के रुक गई और प्रत्युष से बोली, अरे रुको, मैंने तो बॉस से जाने की परमिशन तो ली ही नहीं। अधीप का दिल और बैठ गया। अदा अधीप की तरफ पलटती उससे पहले प्रत्युष बोला, अब तुम बड़ी हो गई हो और बड़े लोगों को कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्या तुम्हारा बॉस तुमसे कहीं जाने के लिए परमिशन लेता है? अदा ने अपना सिरनामे हिला दिया। प्रत्युष, तो फिर तुमको भी जरूरत नहीं है, जल्दी चलो। अदा फिर प्रत्युष के साथ चल दी। प्रत्युष ने एक बार पलट के अधीप की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अधीप ने गुस्से में अपने जबड़े भींच लिए। अदा फिर कुछ कदम चल के आई तो उसकी नजर गिरीश जी पर गई। उसने अभी तक गिरीश जी को नहीं देखा था। गिरीश जी को देख के अदा ने प्रत्युष से अपना हाथ छुड़ा लिया और भाग के गिरीश जी के पास आई और उनके सामने बैठ के बोली, पापा आप मुझसे मिलने आए हैं? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही थी। गिरीश जी की आंखें नम हो गई। अदा ने फिर उस आदमी को देखा जो अभी तक गिरीश जी के ऊपर गन रखे हुए था। अदा उस आदमी को देख के बोली, पापा आप कोई गेम खेल रहे हो? ऑक्सीजन मास्क ना लगे होने की वजह से गिरीश जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। प्रत्युष तुरंत अदा के पास आया और उसको खड़ा करते हुए बोला, चलो हमको देर हो रही है। अदा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं जाना मुझे पापा के साथ रहना है। आप अच्छे बालों वाली भाभी से दवा ले लो, वो अच्छी डॉक्टर है, मैं दवा बनाना बाद में सीख लूंगी। प्रत्युष जबरदस्ती अदा का हाथ फिर से पकड़ते हुए बोला, मैंने बोला ना मेरे साथ चलो। अदा, मैंने भी बोला ना, मुझे अभी नहीं जाना। पापा कितने दिनों बाद आए हैं, मुझे उनके साथ खेलना है, बॉस की शिकायत करनी है।
प्रत्युष गुस्सा करते हुए बोला, अदा बाद में खेल लेना, अभी मेरे साथ चलो। अदा अब चिढ़ने लगी तो वो भी चिल्लाते हुए बोली, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, हाथ छोड़ो मेरा। अदा फिर प्रत्युष के हाथ पर मारते हुए अधिप से बोली, बॉस अपने दोस्त से बोलो मेरा हाथ छोड़े वरना मैं मार दूंगी। अधिप क्या ही बोलता, वो तो चाहता था अदा बस एक बार प्रत्युष को मार दे, बाकी उसने सोच लिया था कैसे बाजी अपने हाथ में लेनी है। अधिप कुछ नहीं बोला तो अदा गुस्से में बोली, अब आप मुझसे बिल्कुल बात मत करना। फिर प्रत्युष से बोली, देखो मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के साथ रहना है, मेरी मम्मा भी बहुत दूर चली गई, पापा से भी कभी कभी मिलने को मिलता है, मुझे नहीं जाना, मेरे पापा इतने दिनों बाद आए हैं, मुझे उनके साथ रहना है। प्रत्युष अदा की नौटंकी देख के गुस्से में बोला, ये तुम्हारे पापा नहीं है, चुपचाप चलो वरना। अदा को गुस्सा आ गया। वो अब बड़ी हो चुकी थी, माँ पापा का मतलब समझती थी। ऊपर से अदा के नजरिए से देखा जाए तो वो अपने बचपन से गिरीश जी को ही अपने पापा के रूप के देख रही थी। कभी अधिप ने मेरे पापा या तुम्हारे पापा करके बात ही नहीं की। अदा के लिए तो गिरीश जी ही उसके पापा थे, और अब कोई उसके पापा को ये बोलेगा कि वो उसके पापा नहीं है तो गुस्सा तो आना ही था। अदा ने गुस्से में प्रत्युष का हाथ झटका और उसको धक्का देते हुए बोली, ये मेरे पापा है समझे। प्रत्युष को जिस जगह गोली लगी थी अदा ने वही हाथ रख के धक्का दिया तो प्रत्युष दर्द से 2 कदम पीछे हो गया। सभी अदा को देखने लगे। अधिप ने तुरंत सभी को कुछ इशारा किया तो सभी ने इशारे को समझते हुए अपना सिर हिला दिया। प्रत्युष अब और गुस्से में आ चुका था, वो आराम से अदा को ले जाना चाहता था, लेकिन अदा लगता है बिना जबरदस्ती के जाएगी नहीं, इसलिए उसने गुस्से में अदा का हाथ पकड़ा और खींच के आगे ले जाते हुए बोला, अब बस मुझे अपनी क्रूरता दिखाने पर मजबूर मत करो। प्रत्युष ने अदा को खींचा तो अदा का भी छोटा सा दिमाग हट गया। उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई नहीं करता था, सब उसके नखरे झेलते थे, उसको राजकुमारी जैसे रखते थे। अपने साथ ऐसा बर्ताव होते देख अदा का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर तो जाना ही था। जब बस सिर घूमने पर उसने अधिप को नहीं छोड़ा तो क्या प्रत्युष को छोड़ने वाली थी। अदा तुरंत जमीन पर फिसल गई, जिससे प्रत्युष को रुकना पड़ा। प्रत्युष समझता अदा क्या करने वाली है कि अदा प्रत्युष का हाथ पकड़े हुए ही उसके पैरों के बीच से निकल गई, जिससे प्रत्युष का हाथ मुड़ गया और वो चिखते हुए लड़खड़ा के गिरा। अदा का हाथ छूट गया था तो वो प्रत्युष को मुंह पर मुक्के मुक्के मारने लगी। प्रत्युष को पीटता देख उस आदमी ने भी प्रत्युष की तरफ देखा और मास्क मैन भी प्रत्युष की हेल्प के लिए आगे बढ़ा। बाकी सब तो पहले से रेडी थे, क्योंकि वो जानते थे अदा ऐसे मौके पर क्या करती है। इसलिए तनय ने जल्दी से उस आदमी के हाथ पर उठा के पिलो मारी, जिससे उस आदमी के हाथ से गन छूट गई। आधिप ने जो गन अभी तक अपने पास छुपाई हुई थी उस आदमी पर चला दी। जन्य भाग के प्रत्युष के पास पहुंचा और प्रत्युष अदा को पकड़ता उससे पहले जन्य ने प्रत्युष को पकड़ लिया और उसको 2-4 लगा भी दिए। तनय और रिधिमा ने भी मास्क मैन को गन पॉइंट करके घेर लिया था। अब सब फिर उनके कंट्रोल में था। अभी तक सभी शांत इसलिए थे क्योंकि मास्क मैन की नज़र उन पर थी और मास्क मैन केमिकल की पूरी खदान अपने साथ लेकर आया था। उनका जरा सा मूव करना और मास्क मैन का केमिकल से तबाही मचाना, जिसके लिए वो रेडी नहीं थे, और अब प्रत्युष उनके कब्जे में था तो मास्क मैन कुछ नहीं करेगा। अधिप ने पहले गिरीश जी के ऑक्सीजन मास्क लगाया और पूछा, आप ठीक तो है पापा? गिरीश जी ने अपनी पलकें झपका दी और अदा की तरफ देखा। अधिप ने अपना सिर हिलाया और अदा के पास आके उसको सीधा उठा के अपने सीने से लगा के बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू, लव यू सो मच। लेकिन अदा गुस्से में थी, उसने अधिप को दूर किया और प्रत्युष को गुस्से में देखते हुए बोली, कट्टी तुम गंदे दोस्त हो, तुमने मेरा हाथ खींचा मुझे लगी। फिर अधिप से बोली,
और आप पास मत आना, मेरे आपने मुझे बचाया नहीं, मुझे ज्यादा लग जाती तो। अधिप ने फिर अदा को सीने से लगा लिया और बोला, सॉरी। अधिप ने फिर प्रत्युष की तरफ देखा तो प्रत्युष दांत पीसते हुए अदा को देख रहा था। जन्य ने प्रत्युष को पकड़े हुए उसके बाल खींच के सिर ऊपर किया हुआ था। अधिप ने फिर अदा को साइड किया और प्रत्युष के पास आके उसके ऊपर गन रख दी और बोला, तो तुम ही चीफ हो। प्रत्युष मुस्कुरा दिया और बोला, जिस दिन तुम्हारी मुलाकात चीफ से होगी तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अधिप, तो तुम चीफ नहीं हो। प्रत्युष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, नहीं। अधिप गुस्से में बोला, फिर कौन है चीफ? और तुम सब ये क्या कर रहे हो? क्यों अदा के पीछे पड़े हो? प्रत्युष हंसते हुए बोला, तेरे किसी भी सवाल का जवाब तुझे कभी नहीं मिलेगा। तू इस सस्पेंस के साथ ही मर। प्रत्युष ने ऐसे बोला तो अधिप तुरंत समझ गया, पक्का कुछ गड़बड़ है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। और अधिप का सोचना था कि मास्क मैन ने अपने हाथ ऊपर किए हुए चुटकी बजाई। प्रत्युष ने तुरंत अपने होठ और अपनी आंखें भींच ली और अपनी सांस रोक ली। अधिप का शक यकीन में बदल गया, लेकिन वो कुछ करता उससे पहले 2 सेकंड नहीं लगे, पूरे घर में काला धुआं छा गया। सभी की आंखों में जलन होने लगी, सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ ना दिखने की वजह से मास्क मैन आराम से तनय और रिधिमा के घेरे से बाहर आ गया। मास्क मैन ने तो पहले से मास्क लगाया हुआ था जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं हुई और उसके मास्क के अंदर ऐसे लेंस लगे थे जिससे काले धुएं में भी देखा जा सकता था। मास्क मैन ने तनय और रिधिमा दोनों के हाथों से गन ले ली। अब मास्क मैन जानता था कि सबने शूट पहने हैं तो गोली मारने से कुछ नहीं होगा, सब वैसे भी 10 मिनट के अंदर इस केमिकल से मर जाएंगे। मास्क मैन फिर जन्य के पास आया और उससे प्रत्युष को छुड़ाने लगा, लेकिन जन्य खांसते हुए प्रत्युष को पूरी ताकत लगा के पकड़े था। लेकिन मास्क मैन ने उसको मार मार के प्रत्युष को छुड़ा लिया और जल्दी से प्रत्युष को मास्क पहनाया। प्रत्युष ने तुरंत अपनी सांस छोड़ी, पर उसके पास लेंस नहीं थे तो वो देख नहीं सकता था। मास्क मैन ने प्रत्युष को सहारा देकर खड़ा किया और अदा के पास आने लगा। अधिप अदा को ही खांसते हुए इधर उधर हाथ मार के ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन सब में अदा नॉर्मल थी, बस आंखें बंद करके खड़ी थी। उसके ऊपर इस केमिकल का कोई असर नहीं पड़ रहा था। बेचारी को पहले ही इतना केमिकल दिया जा चुका था। या फिर सीधी भाषा में बोले तो अदा की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा मात्रा में केमिकल था कि अब उसके ऊपर किसी दूसरे केमिकल का असर बहुत देर से होता था। तनय फिर अपनी आंखें मसलते हुए राहुल को कमांड देते हुए बोला, राहुल विंडो ओपन करो। पर राहुल भी कुछ नहीं कर सकता था, वो एक रोबोट था, अंधेरे में वो भी नहीं देख सकता था। अब सभी को बस अदा की चिंता थी, सब उनके हाथ से फिर निकल गया था और इस केमिकल से बचने के लिए वो रेडी नहीं थे। वहीं मास्क मैन प्रत्युष को लेकर अदा के पास आया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ के उसको खींचते हुए ले जाने लगा। अदा चीखने लगी, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, छोड़ो। सभी पागल से हो गए और खांसते हुए अदा को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगे। एपिसोड 162, गुरु गुरु ही रहता है। मास्क मैन अदा को खींचते हुए ले जा रहा था और बाकी सब चिल्ला रहे थे, अदा को छोड़ दो। अदा अब बड़ी हो चुकी थी, कोई 4 साल की बच्ची नहीं थी जो उसको कोई खींच के लेकर जाएगा और वो खींचती चली जाएगी। अभी उसका खुद का दिमाग था और उसको इतनी भी समझ थी उसके दोस्त प्रॉब्लम में है। मास्क मैन अदा को डोर तक लेकर आया और डोर ओपन करने लगा, लेकिन अदा ने मास्क मैन के हाथ में अपनी पूरी ताकत लगा के काट लिया। मास्क मैन ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली, पर उसमें अदा के मचलने की वजह से मास्क मैन के हाथ से अदा का एक हाथ छूट गया।
अदा ने अपनी आंखें बंद की हुई थी क्योंकि उसको भी आंखों में जलन हो रही थी। लेकिन अदा के आंखों के सामने अगर उसके नजरिए से देखा जाए तो धुआं नहीं अंधेरा था। और उसको अंधेरे में कैसे काम करना है सब आता था। उसका दोस्त था अंधेरा, इसलिए उसे किसी चीज का डर नहीं था, ना मास्क मैन का ना ही अंधेरे का। इसलिए जैसे अदा का एक हाथ छूटा उसने सबसे पहले उछल के मास्क मैन का मास्क खींच के फेंक दिया। मास्क मैन ने तुरंत अपनी आंखें भींच ली। भाई था तो वो भी इंसान, आंखों में जलन तो होनी ही थी। साथ में अब केमिकल का असर बढ़ चुका था जिसकी वजह से एक बार सांस लेने में ही केमिकल बॉडी के अंदर एंटर हो रहा था और जिस वजह से मास्क मैन चाह के भी अपनी सांस नहीं रोक पा रहा था। मास्क मैन भी खांसने लगा, लेकिन उसने अदा का एक हाथ अभी तक पकड़ा था। लेकिन अब अदा के लिए छूटना आसान था। मास्क मैन डोर के पास ही खड़ा था तो उसने सोचा वो आसानी से अदा और प्रत्युष को लेकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब अदा का खुद का दिमाग था जो हर चीज में रफ्तार से चलता था। चाहे वो रिधिमा की बातों में आके आधिप को नानी याद दिलानी हो या फिर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो उसको उसकी परनानी याद दिलानी हो। मास्क मैन अंदाजे से डोर से केमिकल की बोतल निकाल के डोर ओपन करने की कोशिश कर रहा था कि अदा ने अपने पंजों पर खड़े होकर लगातार 5-6 मुक्के मास्क मैन की नाक पर मारे तो उसकी नाक से खून आ गया। मास्क मैन दर्द में हड़बड़ा सा गया, ऊपर से उसके ऊपर भी केमिकल का असर हो रहा था। अदा ने जल्दी से मास्क मैन का हाथ मोड़ के उससे अपना हाथ छुड़ा दिया। मास्क मैन के दूसरे हाथ में केमिकल की बोतल थी जो उसने डोर से निकाली थी जिसकी वजह से वो अदा को पकड़ नहीं पाया। अदा भाग के अधीप के पास उसकी आवाज सुन के आई और बोली, बॉस आप ठीक हो? मैं आपके लिए पानी लाऊं? अदा की आवाज सुन के अधीप को तसल्ली हुई, अदा सेफ है। लेकिन अब केमिकल की वजह से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबकी खांसने की आवाजें भी बहुत धीमी हो गई थी कि तभी दिशा की आवाज आई, ये इतना धुआं क्यों है? मुझे बहुत घुटन हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा। सब लोग कहाँ हो? प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। मास्क मैन ने अदा को पकड़ने के लिए अपना मास्क ढूंढना शुरू किया लेकिन उसको मास्क मिल नहीं रहा था। अब मिलता भी कैसे? अपनी अदा रानी होशियारी में उसका मास्क जो उठा के ले गई थी। दिशा की आवाज सुन सभी की धड़कने और बढ़ गई। उन्होंने दिशा को रूम में इसलिए पैक किया था ताकि दिशा की प्रेगनेंसी का कोई फायदा ना उठा सके। पर केमिकल अब पूरे घर में फैल चुका था जिसकी वजह से दिशा रूम से बाहर आ गई। सभी ने सोचा कुछ और था और इस केमिकल की वजह से हो कुछ और ही गया। अब सभी को बस दिशा की चिंता थी। अगर ये केमिकल ज्यादा देर तक दिशा के अंदर गया तो उसका बच्चा मर जाएगा। तनय ने अपने अंदाजे से दिशा के पास जाने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा। दिशा भी लगातार हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए खांस रही थी। अधीप ने भी अदा का हाथ कस के पकड़ के उसको साइड हग किया हुआ था ताकि अब अदा को कोई उससे दूर ना ले जाए। लेकिन अदा अधीप से छूटने के लिए मचल रही थी। अधीप धुएं में ना कुछ देख पा रहा था ना बोल पा रहा था, लेकिन अदा ने अधीप को धक्का देकर दूर कर दिया और बोली, छोड़िए मुझे, भाभी माँ बुला रही है, उनको अंधेरे से डर लगता है, वो गिर जाएगी। अधीप अदा को रोकता उससे पहले अदा उसके पास से दिशा की आवाज सुन के उसके पास आ गई और उसके सीने से लगते हुए बोली, भाभी माँ आप डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। दिशा ने भी अदा को हक कर लिया और रोने लगी। अदा ने दिशा के आंसू पोंछे और बोली, भाभी माँ आप क्यों रो रही हो? दिशा खांसते हुए बोली, मुझे घुटन हो रही है, मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही, मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अदा भी दिशा को रोता सुन के रोने लगी और बोली, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आप बताओ मैं क्या करूं?
दिशा रोते हुए अटक अटक के बोली, कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी को कुछ नहीं दिख रहा। अदा तुरंत बोली, मुझे सब दिख रहा है, आप बताओ ना क्या करना है। दिशा और बाकी सब हैरान हो गए। अदा को सब कैसे दिख रहा है? दिशा भी तुरंत सवाल करते हुए बोली, तुमको सब कैसे दिख रहा है? तुम्हारी आंखों में जलन नहीं हो रही है क्या? अदा बोली, हो रही है पर अंधेरे में मैंने अपना घर बना लिया है। दिशा, मतलब? अदा, मतलब ये कि आपको पता है ना हमारा घर कैसा है। बस उसको मन में सोचो, घर बन जाएगा जैसे अभी हम लोग मेन डोर से 10 कदम दूर खड़े हैं। मास्क मैन ने अदा की बातें सुनी तो उसने मास्क ढूंढना छोड़ के अदा के पास जाने का सोचा। मास्क मैन ने धीरे से प्रत्युष के कान में कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं अदा को लाता हूँ। मास्क मैन ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई उसकी असली आवाज ना सुन ले, क्योंकि केमिकल की वजह से अब वो आवाज नहीं बदल सकता था। मास्क मैन जाता उससे पहले प्रत्युष मास्क मैन को रोकते हुए बोला, तुम डोर बस ओपन करके रखो, इस लड़की को मैं पकड़ के लाता हूँ। मास्क मैन बोला, नहीं, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाला। तुमको कुछ हुआ तो चीफ मुझे माफ नहीं करेगा। चीफ ने पहले ही समझाया था, अदा अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इतने समय से इंसानों के बीच है, वो खुद का दिमाग कैसे लगाना है, ऊपर से अलग अलग शरारतें, इंसानों जैसी सारी चीजें वो सीख चुकी है। हमको थोड़ा और प्लान करना चाहिए था, पर तुमने सुना नहीं। प्रत्युष गुस्से में बोला, ठीक है, मान गया, अदा को अभी हैंडल करना पहले जितना आसान नहीं है। मैं भूल गया ये लड़की हमारी बनाई हुई है, इसके अंदर हमने हर एक चीज इंस्टॉल की है। पर अभी भी ये 20% बस एक कंप्यूटर के जैसी है, जिसको कमांड की जरूरत पड़ती है, और जब मैं इसको बना सकता हूँ तो इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। तुम यही रुको, इसको तो आज मैं बताता हूँ। शिष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, गुरु गुरु ही रहता है। मास्क मैन अभी बहेश करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए फिर उसने प्रत्युष को नहीं रोका। प्रत्युष ने मास्क लगाया हुआ था तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं थी, और अदा ने तो वैसे ही बता दिया था वो 10 कदम दूर है। बस प्रत्युष गिनती करते हुए शांति से अदा की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि अब वो समझ चुका था अदा को उनकी सिखाई चीजें याद आ रही है, और अदा अंधेरे में आहट तक को सुन सकती है। वहीं अदा माइंड में मैप बना के काम कर सकती है। ये जान के सबको बचने की एक उम्मीद दिखाई दी, लेकिन अब तक केमिकल की वजह से सबकी आवाज पूरी तरह जा चुकी थी, और अंधेरे वो कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाए जो अदा तक पहुँचे, या उसको कैसे समझाए कि सारे विंडो और डोर ओपन कर दो, जिसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब सब दिशा के ऊपर था, वो अदा से हेल्प लेकर सबकी जान बचाती है या फिर सब मारे जाएंगे। दूसरी तरफ मास्क मैन भी डोर पकड़ के रेडी था कि जैसे प्रत्युष अदा को लेकर आएगा वो तीनों बाहर निकल जाएंगे और डोर बंद कर देंगे। प्रत्युष भी अदा की तरफ बढ़ रहा था और अदा बेखर दिशा के दुख में रो रही थी। अदा की नजरों में तो भैया ये दुख खत्म काहे नहीं होता वाला सीन था। पर दिशा कुछ सोच रही थी, वो क्या करे। एक तो उसको इतनी घुटन हो रही थी कि उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। दिशा सोच रही थी कि उसका हाथ अदा के हाथ में पकड़े मास्क पर पड़ा और वो अदा से बोली, ये क्या है? अदा बोली, पता नहीं, ये मेरे घर के मैप में नहीं है, इसलिए उठा लिया ताकि मैं टकरा के दोबारा ना गिर जाऊं। अदा जब मास्क मैन से छूट के भाग रही थी तब उसके पैरों में मास्क मैन का मास्क आ गया और वो लड़खड़ा के गिर गई। अदा की बंद आंखों के सामने इस मास्क का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए उसने वो मास्क उठा लिया। अदा जाके उसको डस्टबिन में फेंकती उससे पहले अधीब की खांसने की आवाज उसे आई, तो वो उसको पानी पूछने आ गई।
दिशा ने अदा के हाथ से वो मास्क लिया और छू के देखा तो उसको समझ आया वो मास्क है। दिशा ने तुरंत उसको अपने फेस पर लगाया तो उसकी अध खुली आंखें फट गई और उसने जल्दी से अदा को घुमा के अपने पीछे कर लिया। अदा के जस्ट पीछे प्रत्युष था जो उसको बस पकड़ने ही वाला था। क्या प्रत्युष आज की इस नटखट अदा को पकड़ पाएगा? गुरु शिष्य पर भारी पड़ेगा या फिर शिष्य गुरु पर? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।